वेलकम फ्रेंड, सोल्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा नया टॉपिक है ली सातेलिय नियम, जो किसके अंतर्गत आता है? साम्यावस्था इक्विलिब्रियम के अंतर्गत आता है। ली सातेलिय का नियम। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप अगर एग्ज़ाम देते हैं, किसी प्रकार का नीट या सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम की देते हैं, इसमें केमिस्ट्री आती है या केमिस्ट्री जिस भी टॉपिक में केमिस्ट्री आती है, जिस भी एग्ज़ाम में, वहाँ पर यह आपको हेल्पफुल रहेगा। देखिए ली सातेलिया का नियम। ली सातेलिया का नियम, इससे यह किसके अंतर्गत आता है? इसमें आता है साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, या दूसरी हेडिंग हो जाएगी हमारी साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे। देखिए किस प्रकार साम्य अवस्था को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये ली सातेलिया का नियम क्या होता है। ये हमारा इसमें ए से अभिक्रिया हुई, बी बना। इस बी में सांद्रता, ताप व दाब में परिवर्तन होता है। तो ली सातेलिया नियम क्या कहता है? साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा किधर विस्थापित होगा? साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर किया गया परिवर्तन शून्य होगा। किया गया परिवर्तन शून्य हो। ली सातेलिया का नियम कहलाता है। वापिस समझिएगा, साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर किया गया परिवर्तन शून्य हो, उसे ली सातेलिया का नियम कहते हैं। ए से बी, ए क्रियाकारक से बी प्रोडक्ट बना, इसमें सांद्रता, ताप और दाब में परिवर्तन होता है। तो यह नियम किस प्रकार साम्य अवस्था को प्रभावित करता है? तो देखिए, सबसे पहले सांद्रता का प्रभाव। यदि हम सांद्रता का प्रभाव को के परिवर्तनों को शून्य कर देंगे तो साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी। सांद्रता का प्रभाव देखते हैं। जैसे हमने CH3 COOH प्लस C2H5OH C2H5 COO C2H5 प्लस H2O, ये रिएक्शन है हमारी। इस पर हम सांद्रता का प्रभाव देखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है? देखिए, यदि H2O की सांद्रता को बढ़ा दिया जाएगा, जल की सांद्रता को बढ़ा दिया जाएगा, तो सांद्रता पर, क्रियाकारक की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह अभिक्रिया किस ओर विस्थापित होगी? तो देखिए, इस नियम के अकॉर्डिंग यदि क्रियाकारक की सांद्रता को बढ़ा दिया जाएगा तो अभिक्रिया होगी अग्रिम दिशा में, और यदि उत्पाद की सांद्रता को बढ़ा दिया जाएगा तो अभिक्रिया होगी प्रति दिशा में। इन टॉपिक के आधार पर हम इस पूरे प्रभाव को समझेंगे। यदि क्रियाकारक की सांद्रता को बढ़ा दिया जाएगा तो अभिक्रिया होगी अग्रिम दिशा में, उत्पाद की सांद्रता को बढ़ा दिया जाएगा तो अभिक्रिया होगी प्रत्येक दिशा में। इसमें देखिए, यह है हमारी क्रियाकारक और यह है हमारी उत्पाद। यदि H2O की सांद्रता को
कम कर देंगे। एक कंडीशन, C2H5OH की सांद्रता को बढ़ा दिया जाएगा, या COO C2H5 की सांद्रता को बढ़ा दिया जाएगा, तो अभिक्रिया किस ओर विस्थापित होगी। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, यदि उक्त अभिक्रिया में COO C2H5 एस्टर की अभिक्रिया को बढ़ा दिया जाता है, एस्टर की सांद्रता को बढ़ा दिया जाएगा, तो अभिक्रिया किस ओर विस्थापित होगी। देखिए यदि H2O की सांद्रता को घटा देंगे, मतलब क्रियाकारक में उत्पादित सांद्रता को घटा दिया जाएगा। भाई उत्पादित सांद्रता को घटा देंगे, यहाँ पर उत्पादित सांद्रता को बढ़ाने पर, उत्पादित सांद्रता को बढ़ाने पर अभिक्रिया प्रत्येक दिशा में जा रही थी। यदि उत्पादित सांद्रता को घटा देंगे तब अभिक्रिया किस ओर होगी, अग्रणी दिशा की ओर विस्थापित होगी। सही है। अब भी समझिएगा, यदि उत्पादित सांद्रता को बढ़ा देते हैं, इनकी सांद्रता को बढ़ा देते हैं, तो अभिक्रिया जाती है प्रत्येक दिशा में। तो अब हम H2O की सांद्रता को घटा रहे हैं, तो अभिक्रिया अग्रणी दिशा में जाएगी। यदि C2H5OH इसकी सांद्रता को बढ़ा रहे हैं, तो यह क्या है, हमारा क्रियाकारक। यदि क्रियाकारक की सांद्रता को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे वह उतना ही उत्पाद में परिवर्तित होगा, तब अभिक्रिया क्या होगी, अग्रिम दिशा में होगी, अग्रिम दिशा में। यदि COO C2H5 उत्पाद की सांद्रता को बढ़ा दिया जाएगा, भाई उत्पाद की सांद्रता को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगी, अभिक्रिया उत्पाद सांद्रता को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया प्रत्येक दिशा में रिवर्सिबल यानी वापिस एक क्रियाकारक में परिवर्तित होने लगेगी। तो यह हो जाएगी हमारी प्रत्येक दिशा में। भाई अभिक्रिया क्या कहती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिस पर उत्पाद तथा क्रियाकारक की सांद्रता समान हो जाती है। यानी कि कुछ समय पहले यह अभिक्रिया थी, क्रियाकारक से उत्पाद बन रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि इसकी सांद्रता स्थिर हो गई। इसकी सांद्रता स्थिर हो गई तो यह क्या हो गई, उत्पाद से क्रियाकारक में परिवर्तित होता जाएगा। तो वह हो जाएगी प्रत्येक दिशा में। यदि अग्रिम दिशा में जा रही है, क्रियाकारक से उत्पाद बन रहा है, तो वह हो जाएगी अग्रिम दिशा में। तो ये होता है हमारा सांद्रता का प्रभाव। अब देखिए दाब का प्रभाव। ताप का प्रभाव देखिए, डेल्टा H यदि पॉजिटिव होगा तो अभिक्रिया होगी ऊष्मा शोषी। डेल्टा H बराबर नेगेटिव, नेगेटिव डेल्टा H होगा तो अभिक्रिया होगी ऊष्मा क्षेपी। मतलब कि यहाँ पर ऊष्मा हमको चाहिए और यहाँ पर ऊष्मा हमको देनी पड़ेगी। यदि ऊष्मा हमको चाहिए और हमें ताप प्राप्त हो रहा है, टेम्परेचर हमें मिल रहा है और हमें ऊष्मा ही चाहिए, तब अभिक्रिया हो जाएगी अग्रिम दिशा में। भाई क्रियाकारक है, क्रियाकारक को क्या है, ऊष्मा शोषी है और उसे ताप चाहिए और ताप हमें मिल रहा है, तो अभिक्रिया उत्पाद बनाएगी। यदि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया यानी कि हमें ऊष्मा, हमने कोई रिएक्शन कराई, वहाँ पर ऊष्मा मुक्त हो रही है और मुक्त होने के बावजूद हम उसमें ताप बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, अभिक्रिया प्रत्येक दिशा में हो जाएगी। यदि यहाँ पर हम ताप को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया जाएगी प्रत्येक दिशा में। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। N2 + 3H2 gives 2NH3 प्लस x किलो जूल। देखिए N2 + 3H2 gives 2NH3 प्लस x किलो जूल। x किलो जूल का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब, प्लस का मतलब होता है इसमें क्रियाकारक के उपरांत, क्रियाकारक के बाद हमें ऊष्मा प्राप्त हुई है। और यदि अभिक्रिया में इस प्लस की जगह यहाँ पर लिखा आता थोड़ा दूर, डेल्टा H बराबर x किलो जूल, मतलब हमें इतनी ऊष्मा आवश्यक होगी। तो देखिए इसमें ऊष्मा में यदि इस पर हम
एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, उक्त अभिक्रिया में यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया किस दिशा में विस्थापित होगी, किस दिशा में विस्थापित होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊष्मा में प्राप्त हो रही है और ताप बढ़ा रहे हैं, तो ये हो गई ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपीय में यदि ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, प्रतीप दिशा में गमन करेगी, यानी इस ओर गमन करेगी। यदि इस ओर गमन करेगी तो NH3 का अपघटन, NH3 का उत्पाद घटेगा। क्योंकि उत्पाद जाहिर सी बात है, यदि यह अभिक्रिया इधर जा रही है, प्रतीप दिशा में जा रही है, तो NH3 का उत्पादन ऑटोमेटिक घटेगा। यदि अभिक्रिया इधर साइड जा रही होती है तो उत्पाद बनता जाता है और उत्पाद बढ़ जाता है, लेकिन अभिक्रिया प्रतीप दिशा में जा रही है। यदि और भी जो भी अभिक्रिया होती है उसमें यदि हमें ऊष्मा प्राप्त हो रही है प्लस किलो जूल, इसका मतलब होता है ऊष्मा क्षेपी। और यदि अभिक्रिया दूर होती, यहाँ पर प्लस किलो जूल ना देकर डेल्टा एस बराबर एक्स किलो जूल का दूर होता अभिक्रिया में, तो वहाँ पर क्या होती, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया से यदि हमें ताप प्राप्त हो रहा होता तो अभिक्रिया अग्रणी दिशा में विस्थापित हो जाती है। तो ये हमारी ताप का प्रभाव। नंबर 3 देखिए, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव देखिए, इसमें साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर आयतन या मोलों की संख्या कम होगी। मोलों की संख्या कम होगी। देखिए कैसे, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। यदि यहाँ पर दाब बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया किस दिशा में विस्थापित होगी। देखिए आयतन या मोलों की संख्या देखते हैं, यहाँ पर 2 मोल है, यहाँ पर 2 मोल है, तो यहाँ पर डेल्टा एन जी निकालते हैं। मैंने आपको डेल्टा एन जी निकालना प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डेल्टा एन जी निकालना बताया था। तो डेल्टा एन जी मतलब इधर मोलों की संख्या 2 है, इधर मोलों की संख्या 2 है, तो डेल्टा एन जी बराबर 2 - 2 बराबर 0। तो अभिक्रिया किसी भी दिशा में विस्थापित नहीं होगी, यानी साम्य विस्थापित नहीं होगा, अभिक्रिया किसी भी दिशा में विस्थापित नहीं होगी। साम्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। PCl5 से प्राप्त हमें PCl3 प्लस Cl2। अब देखिए इसमें यदि दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया किस ओर विस्थापित होगी, जिधर मोलों की संख्या कम होगी। इधर देखिए 1 और 1 2, इधर कितने हैं मोल, 2 हैं, तो ये है हमारा क्रियाकारक, ये है हमारा उत्पाद। तो मोल संख्या किधर कम है, क्रियाकारक की तरफ, तो अभिक्रिया हो जाएगी प्रतीप दिशा में। और प्रतीप दिशा में कम होगी तो PCl5 का वियोजन घटेगा। पर PCl5 का वियोजन क्यों घटेगा, अभिक्रिया जा रही है प्रतीप दिशा में, तो जितना PCl5 बन रहा था या वियोजन हो रहा था उतना ही PCl5 वापस बन रहा है, तो वियोजन ऑटोमेटिकली कम हो ही जाएगा, क्योंकि PCl5 वापस रिवर्सली बन रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया प्रतीप दिशा में हो जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि मोलों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर 1 मोल है, 2 मोल हो गए, यहाँ पर 1 ही मोल है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो डेल्टा NG बराबर 1 आ जाएगा। ये होगा हमारा दाब का प्रभाव। एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाता है कि उक्त अभिक्रिया में यदि दाब का प्रभाव बढ़ा दिया जाएगा तो अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नंबर 4 और लास्ट प्रभाव देखिए, अक्रिय गैसों को मिलाने पर। नंबर 4,
अक्रिय गैसों को मिलाने पर देखिए अभिक्रिया किस प्रकार प्रभावित होगी। इसमें दो कंडीशन होती हैं, स्थिर ताप पर स्थिर दाब पर। स्थिर दाब पर अभिक्रिया किसी और विस्थापित नहीं होगी, यानी साम्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा स्थिर ताप पर। स्थिर दाब पर साम्य उस तरफ विस्थापित होगा जिधर आयतन या मोलों की संख्या अधिक होगी। आयतन या मोलों की संख्या अधिक होगी, साम्य उस ओर विस्थापित होगा। अब इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, H2O से बना हमारा H2O गैस यानी कि जलवाष्प बन गई। तो वाष्प या गैस का आयतन अधिक होता है, आयतन अधिक आयतन कम, वॉल्यूम कम हो जाएगा, आयतन अधिक होगा। यदि इस पर दाब बढ़ाएंगे तो हमारे दाब की शर्त क्या थी कि साम्य उस ओर विस्थापित होगा जिधर मोलों की संख्या कम होगी। आयतन या मोलों की संख्या कम है तो आयतन इधर कम है, तब बिक्री हो जाएगी प्रतीप दिशा में। यदि प्रतीप दिशा में हो गई तो क्या हो जाएगा, जल बन रहा है, वाष्प से जल बन रहा है, और जल को गर्म वापस वाष्प बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें क्वथनांक बढ़ाना पड़ेगा, यानी उसको ताप और देना पड़ेगा। तो इसलिए इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो ये हो गई हमारी अभिक्रिया ली सातेलिया का नियम। आशा करता हूँ दोस्तों यह टॉपिक आपको समझ में आया और यह टॉपिक आपकी स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसे मैंने हर एक टॉपिक की हर एक कड़ी को आसानी से और हिंदी लैंग्वेज में व इजी लैंग्वेज में समझा दी है। इसलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपको वह टॉपिक की वीडियो बनाकर अपलोड करवा दूँगा। थैंक यू एंड वेलकम।